आज का हमारा टॉपिक है अभिलेख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख को माना जाता है। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण एवं इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इससे हमें ऋग्वेद की तिथि की जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। और दूसरी बात किया जाए तो भारत में सबसे प्राचीन अगर अभिलेखों की बात किया जाए तो सम्राट अशोक के अभिलेख माने जाते हैं, जो कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। और इस अभिलेख का विषय है कलिंग के चेद शासक खारवेल की शासन घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण आपको देखने को मिल जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब वहीं बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की। तो देखिए यह अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन से, जो कि शक शासक हुआ करते थे। और इसमें रुद्रदामन की विजय और उनकी पर्सनालिटी और कृतित्व का विवरण प्राप्त हो जाता है। और जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। ये गुजरात वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और यहीं पे आप देखेंगे तो एक झील का वर्णन भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और उस झील का नाम है सुदर्शन झील साथियों। अब नेक्स्ट अगर हम अगले अभिलेख की बात करते हैं तो वो है नासिक अभिलेख। देखिए नासिक से नाम ही पता चल रहा है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। और इस संबंधित शासक का नाम है गौतमी बलश्री। अब इस अभिलेख के विषय की बात किया जाए तो सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। और ज्यादातर जो घटनाओं का विवरण है वो आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन से संबंधित मिलता है। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक प्रशस्ति जो काफी ज्यादा प्रचलित रही है, प्रयाग प्रशस्ति, तो ये आपको देखने को मिलती है प्रयाग स्तंभलेख से। और ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। तो इस अगर अभिलेख के विषय की बात किया जाए तो इसमें आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त के विजय और उनकी नीतियों का पूरा वर्णन आपको प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला जो आता है अभिलेख वो है एहोल अभिलेख। ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित रहा है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण आपको एहोल अभिलेख में देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट अगर अगले अभिलेख की बात करें तो वो है भीतरी स्तंभ अभिलेख, जो कि स्कंद गुप्त से संबंधित है। स्कंद गुप्त गुप्त सम्राट ही हुआ करते थे। और इसके जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण आपको देखने को मिल जाता है। तो भीतरी स्तंभ लेख में आप देखेंगे तो सम्राट स्कंद गुप्त के जीवन में जो भी घटनाएं हुई उनका विवरण आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली हूणों का आक्रमण जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, पूरे तरीके से बताया गया सम्राट स्कंद गुप्त ने कैसे हूणों को वो है ना उस पर विजय प्राप्त की। ये सारी चीजें आप देखेंगे तो भीतरी स्तंभ लेख में आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक है मंदसौर अभिलेख, जो मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित रहा है। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है कि मालवा नरेश की सैनिक उपलब्धियां क्या थी। तो वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। और देखिए जो मंदसौर अभिलेख है, खास बात यह है इस अभिलेख को 10 शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। और यह शिलालेख गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय का है। और स्पेशली देखिए इसमें यशोधर्मन के शासन काल से संबंधित जानकारी ही आपको देखने को मिलती है, स्पेशली सैनिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। और मंदसौर जो है वो है मध्य प्रदेश का एक जिला साथियों। तो मध्य प्रदेश के एक जिले में आपको ये अभिलेख देखने को मिलता है, मंदसौर जिले में। ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो मंदसौर अभिलेख है वो स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो जो व्यापारियों की एक श्रेणी होती थी गिल्ड, उसका आपको उल्लेख देखने को मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो वित्त से संबंधित है ना, तो वो कौन सा अभिलेख है, तो वो मंदसौर अभिलेख है, जो व्यापार या फिर वित्त से संबंधित माना जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, बस आपको ये याद रखना है। और तथा सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।